हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 12 है। आज की क्लास में हम लोग पल्लव राजवंश के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के अंतर्गत आता है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश पल्लव राजवंश। प्रारंभिक पल्लव शासकों के उल्लेख उनके प्राकृत तथा संस्कृत अभिलेखों में प्राप्त होते हैं। पल्लव राजवंश की स्थापना उस समय हुई जब सातवाहन शक्ति का पतन हो रहा था। पल्लव का शाब्दिक अर्थ पत्ता या पान होता है। पल्लव शासक ब्राह्मण थे, लेकिन अभिलेखों में स्वयं को क्षत्रिय बताते थे। तो पल्लव राजवंश कौन थे? तो ब्राह्मण थे, लेकिन अभिलेखों में उनका जिक्र क्षत्रिय से होता है। पल्लव वंश का संस्थापक वपदेव तीसरी चौथी शताब्दी में थे। वपदेव ने आंध्र प्रदेश में तांडेम मंडलम पर शासन किया। सिंह विष्णु को पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापन किसे कहा जाता है? सिंह विष्णु को कहा जाता है। आदि पुरुष, इसे आदि पुरुष भी मानते हैं। सिंह विष्णु सिंह वर्मन को अवनी सिंह तथा सिंह विष्णु पोतरयन के नाम से भी जाना जाता है। सिंह विष्णु के दरबार में लेखक भारवी रहते थे। लेखक भारवी किसके दरबार में रहते थे? तो सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। लेखक भारवी ने किराता यूजिन की रचना की थी। इसमें अर्जुन एवं किरात शिकारी की कहानी है। सिंह विष्णु धर्मानुयायी वैष्णव धर्म से थे। उसके समय में मामल्लपुरम में वराह मंदिर का निर्माण हुआ। महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी सिंह विष्णु का पुत्र था तथा उत्तराधिकारी भी था। वह पल्लव वंश के महानतम शासकों में था। महेंद्र वर्मन विद्वान भी था। वह एक कवि एवं संगीतज्ञ था। महेंद्र वर्मन ने मतविलास व गुणभर उपाधियां ग्रहण की थी। महेंद्र वर्मन युद्ध और शांति में दोनों में समान रूप से महान था। महेंद्र वर्मन ने मतविलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना की थी। इसमें बौद्ध भिक्षु एवं कापालिकम पर व्यंग किया गया है। महेंद्र वर्मन प्रथम ने प्रसिद्ध संगीतज्ञ रूपाचार्य से संगीत की शिक्षा ली थी। इस पुस्तक को भारत की प्रथम व्यंग्यात्मक पुस्तक माना गया है। महेंद्र वर्मन ने शैव संत पर अप्पर के प्रभाव में जैन धर्म त्याग कर शैव मत ग्रहण कर लिया था। महेंद्र वर्मन प्रथम को पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होना पड़ा था। पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक नरसिंह वर्मन, जिसका कार्यकाल 630 से 668 ईस्वी हुआ। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य को 3 युद्धों में पराजित किया। इसकी जानकारी हमें कुर्रम अभिलेख से मिलती है। नरसिंह वर्मन प्रथम में मामल्लपुरम नामक नगर बसाया, जो वर्तमान में महाबलीपुरम नाम से प्रसिद्ध है। इसने मामल्ल तथा वातापी कोंड की उपाधि धारण की। नरसिंह वर्मन प्रथम का पराक्रमी सेनापति शितोंड था। महाबलीपुरम के कुछ एकात्मक रथों का निर्माण कार्य नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में शुरू हुआ। रथ मंदिरों की संख्या 7 है तथा सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं है। महाबलीपुरम उसके राज्य का सर्वप्रथम बंदरगाह था। उसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग कांची गया था और उसके अनुसार कांची के लोग विद्या प्रेमी थे तथा उत्साही व सत्यवादी थे। नरसिंह वर्मन प्रथम के श्रीलंका विजय का वर्णन काशाकुरी ताम्रपत्र पर महावंश में मिलता है। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य को परमेश्वर वर्मन प्रथम ने पराजित किया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव धर्म का मतानुयायी था। परमेश्वर वर्मन प्रथम ने अत्यंत काम, रंजय, लोकादित्य, गुणभाजन, उग्रदंड एवं विद्याविनीत की उपाधियां धारण की थी। परमेश्वर वर्मन प्रथम में मामल्लपुरम में गणेश मंदिर बनवाया। नरसिंह वर्मन द्वितीय राजसिंह 680 से 720 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। परमेश्वर वर्मन का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। इसके शासनकाल में कला और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण करवाया था। संस्कृत के प्रख्यात लेखक दंडिन उसकी राजसभा में थे। इन्होंने 10 कुमार चरित की रचना की थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय की राजसिंह, शंकर भक्त तथा आगम प्रिय उसकी प्रिय उपाधियां थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने चीनी यात्रियों के लिए नागपट्टम में एक विहार निर्मित करवाया था।
परमेश्वर वर्मन द्वितीय की आकस्मिक मृत्यु के बाद पल्लव राज्य में संकट उत्पन्न हो गया, क्योंकि उसका कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं था। कांची के लोगों ने समांतर शाखा के एक राजकुमार नंदी वर्मन द्वितीय को राजा बनाया गया। नंदी वर्मन द्वितीय शैव मतानुयायी थे और कला व साहित्य को प्रोत्साहन दिया। उसने कांची के मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगाई अलवार उसका समकालीन था। तिरुमंगाई अलवार किसका समकालीन था? तो यह राजकुमार नंदी वर्मन द्वितीय का समकालीन था। अपराजित पल्लव वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। दक्षिण में वैष्णव आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम पल्लवों के राज्य से हुआ तथा उसके बाद दक्षिण के अन्य भागों में पहुंचा। पल्लव राजाओं का शासनकाल नयनारों तथा अलवारों के भक्ति आंदोलन के लिए प्रसिद्ध हुआ। अब हम लोग चोल वंश के बारे में पढ़ते हैं। चोल वंश संगमकालीन साहित्यों में दो चोल नरेशों का प्रमुख रूप से उल्लेख मिलता है। एक है कड़िकाल और दूसरा कोच्चे नगनान। चोल राष्ट्र पेन्नार और कावेरी नदियों के बीच पूर्वी समुद्र तट पर स्थित था। चोल राजवंश का उदय 9वीं शताब्दी में हुआ। तो चोल राजवंश का उदय कब हुआ था? तो वो 9वीं शताब्दी में हुआ था। इसकी स्थापना विजयले ने की थी। 850 से 887 ईस्वी तक रहा था। उसने तंजौर पर अधिकार करके नरकेशरी की उपाधि धारण की और तंजौर को अपना राजधानी बनाया। तंजौर का वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्यन था। विजयले में निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर बनवाया। विजयले पल्लवों का एक सामंत था। आदित्य प्रथम ने पल्लवों को पराजित करके चोलों की स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। इस विजय के बाद आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की थी। द्रविड़ देश में चोल आधिपत्य की स्थापना वास्तव में परांतक प्रथम 907 से 953 तक इसका कार्यकाल था के समय में हुई। 949 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने पश्चिम गंगों की सहायता से चोलों पर आक्रमण कर दिया और तोककोलम युद्ध में चोल बुरी तरह पराजित हुए तथा साम्राज्य का उत्तरी भाग राष्ट्रकूट साम्राज्य से में मिला लिया। राजराज प्रथम 985 ईस्वी में राज्यारोहण के समय चोल इतिहास की महानता का युग प्रारंभ हुआ। राजराज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार करके उसे चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बनाया और इसे मुंडिक चोल मंडलम नाम दिया। चोल राज्य की स्थापत्य कला में राजराज प्रथम का योगदान नवीन है। तंजौर में उसके द्वारा बृहतेश्वर या राजारेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया। उसने मुमडिचोल देव, जय गोंड, चोल मार्तंड आदि की उपाधियां ग्रहण की। राजराज प्रथम ने स्थानीय स्तर पर स्वशासन की व्यवस्था आरंभ की। राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद उसका योग्यतम पुत्र राजेंद्र प्रथम सम्राट बना। राजेंद्र प्रथम सबसे पहला भारतीय शासक था जिसने अरब सागर पर अपनी प्रभुता कायम की। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अरब सागर पर सबसे पहले किसने अपना प्रभुता कायम किया था? तो वो राजेंद्र प्रथम था। चोल शासक द्वारा यह पश्चिम का प्रथम अभियान था। उत्तर में उसने बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया। इस गंगा घाटी के अभियान की सफलता पर राजेंद्र ने गंगकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। इसके उपलक्ष्य में उसने गंगकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की। इस राजधानी के पास में सिंचाई के लिए चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण कराया। राजेंद्र द्वितीय राजाधिराज का अनुज था और कोप्पम के युद्ध में राजाधिराज मारा गया और उसने इसी युद्ध क्षेत्र में कल्याणी के चालुक्यों को पराजित करके युद्ध क्षेत्र में ही अपना राज्याभिषेक कराया। राजेंद्र द्वितीय ने 1062 में सोमेश्वर को पराजित किया। अपना विजय स्तंभ कोल्हापुर में स्थापित किया। कुलोत्तंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में गोविंदराज विष्णु भगवान की मूर्ति को समुद्र में फिकवा दिया। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठान किया।
कुलोत्तंग तृतीय चोल वंश का अंतिम महान शासक था, किंतु इस वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। समाज में सरकारी अधिकारियों का एक अलग वर्ग था जो दो श्रेणियों में विभक्त था। इसमें ऊपरी श्रेणी पेरुमदम तथा निम्नस्थ श्रेणी सिरुदनम कहलाती थी। सरकारी पद वंशानुगत होते थे। राज्य के उच्च अधिकारियों को उडनकुट्टम कहा जाता था, जो सदैव राजा के पास रहने वाले अधिकारी होता था। तो ये सारे वर्ड साउथ के हैं, क्योंकि ये इन लोगों का साम्राज्य साउथ की तरफ ही था, इसीलिए हमें पढ़ने में भी थोड़ी कठिनाई हो रही है। विशाल चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांत को मंडलम कहा जाता है। चोल साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयाँ राज्य, मंडल, वलनाडु, नाडु, कुर्रम या कोट्यम था। बड़े शहर या गांव स्वयं एक अलग कुर्रम बन जाते थे और तनियूर या तंकुरम कहलाते थे। नाडु की स्थानीय सभा को नट्टार तथा व्यापारिक संघ की सभा को नगरटार कहते थे। केंद्रीय सरकार की देखरेख में वेल्लार जाति के धनी किसानों को नाडु के काम काज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उसमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेद वेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान और अड़ियार जैसी उपाधियां थी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। उर एक सामान्य प्रकार की ग्राम सभा थी, जिसमें ग्राम, पुर या नगर दोनों सम्मिलित थे। उर का शाब्दिक अर्थ पुर होता है। इसकी कार्यकारिणी समिति करती थी, जिसे वाड़ियम कहा जाता था। सामान्यतः वाड़ियम के सदस्यों की कार्य अवधि 3 वर्ष की होती है। महासभा के पेरुंगुरी इसके सदस्यों को पेरुमक्कल तथा समिति के सदस्यों को वाड़िये पेरुमक्कल कहा जाता है। चोल काल में सोने के सिक्के को कासू कहा जाता था। तो चोल काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? कासू कहा जाता था। कंबन और टक्कुट्टन और पुगलेदी को तमिल साहित्य का और पंप पोन और रन कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता था। चोल सम्राट परांतक प्रथम के शासन के 12वें व 14वें वर्ष के प्रसिद्ध उत्मेरुम अभिलेखों के चोल कालीन स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम प्रशासन व्यवस्था का समग्र चित्रण उपलब्ध होता है। पुलकेशियन द्वितीय का हर्ष से नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पुलकेशियन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया था। तो पुलकेशियन द्वितीय का किससे युद्ध हुआ था? तो पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध हर्षवर्धन से हुआ था नर्मदा नदी के तट पर, और उसमें हर्षवर्धन को इसने पराजित किया था। हर्षवर्धन को हराने के बाद परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराने के बाद परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है। यह लेख एक प्रशस्ति के रूप में है तथा इसकी भाषा संस्कृत है। लिपि दक्षिणी ब्राह्मणी है। इस लेख की रचना रावी कीर्ति ने की थी। 642 ईस्वी में पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को कांची आक्रमण के युद्ध में पराजित किया और उसकी राजधानी वादामी पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में उसे लंका नरेश मानव वर्मन से सहायता मिली थी। इसी युद्ध के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापिकोड की उपाधि धारण की थी। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने सकलोतर पथनाथ की उपाधि धारण की। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय ने पल्लव नरेश नंदीवर्मा द्वितीय को पराजित करके कांची कोंडा की उपाधि धारण की थी। अब हम लोग यादव वंश के बारे में पढ़ते हैं। देवगिरी यादव वंश। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की थी। भिल्लम चालुक्य शासक सोमेश्वर चतुर्थ का सामंत था। इसने अपनी राजधानी देवगिरी में बनाई। उसने 1187 से 1191 ईस्वी तक शासन किया था। यादव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा सिंघन था। उसने 1210 ईस्वी से 1247 ईस्वी तक शासन किया। सारंग देव का संगीत रत्नाकर सिंघन के दरबार में लिखा गया। देवगिरी को 1309 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा विजित कर लिया गया था।
यादव वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था। अब द्वार वंश के बारे में पढ़ते हैं। द्वार समुद्र के होयसल वंश। होयसलों का मूल क्षेत्र मैसूर में गंगवाड़ी के पहाड़ी क्षेत्र में था। होयसल राज्य का वास्तविक संस्थापक विष्णुवर्धन था। होयसल यादव वंश से संबंधित थे क्योंकि अपने को चंद्रवंशी मानते थे। वेल्लूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने करवाया था। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था। बल्लाल तृतीय ने अलाउद्दीन को वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिया था। अब हम लोग कदम्ब राजवंश के बारे में पढ़ते हैं। कदम्ब राजवंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम्ब शासकों की राजधानी वनवासी थी। इनकी दूसरी राजधानी का नाम वालासिका था। कदम्ब वंशी शासकों की वंशावली हमें एकमात्र लाल गुंड स्तंभ लेख से ज्ञात होती है। अब हम लोग वारंगल के काकतीय राजवंश के बारे में पढ़ते हैं। काकतीय राजवंश के संस्थापक बीटा प्रथम था। काकतीय शासक पश्चिमी चालुक्यों के सामंत थे। बीटा प्रथम ने नलगोंडा हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया तथा उसकी राजधानी अमंडकोंड को बनाया। काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली राजा गणपतिदेव था, जिसने अपनी राजधानी वारंगल में स्थापित की थी। कोरुगाल्लू नामक तथा शहर रुद्रदेव ने बसाया। इस राजवंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र था। रुद्राम्ब देवी गणपतिदेव की पुत्री थी तथा गणपतिदेव के बाद रुद्राम्ना काकतीय राज की शासिका बनी। काकतीय राज ने पाशपुत तथा कालामुख धर्म को प्रचलित था। काकतीय राज में पाशपुत तथा कालामुख धर्म प्रचलित था। अब गंग वंश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। गंग वंश की स्थापना ब्रजहस्त पंचम ने की थी। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा था। गंग वंश का शासन आधुनिक मैसूर के दक्षिण गंगवाड़ी क्षेत्र में था। गंगों का प्रारंभिक राजधानी कुवनाल में थी, जो बाद में तलकाड़ हो गई। गंग शासक श्री पुरुष ने अपनी राजधानी मानीपुर बनाई थी। श्री पुरुष का 728 से 788 तक शासन रहा। माधव प्रथम ने दत्तक सूत्र पर टीका लिखी थी। अब दक्षिण भारत के प्रमुख शासक जो भी थे उसका टॉपिक ख़त्म हो चुका है, तो हम लोग इस क्लास को ख़त्म करते हैं यहीं पर। अगले क्लास में हम लोग सीमावर्ती राजवंशों का अभ्यदन और पाल वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।